आज का क्लास जो है, आज के क्लास में ज्योग्राफी बता रहे हैं। ज्योग्राफी का क्लास में आज 10 क्वेश्चन पर फोकस करना है। 10 क्वेश्चन को हल करके क्लियर करके इसके बाद फिर ट्रिकली पूछ जाएगा। आज ट्रिक्स भी बताएंगे। पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करके क्लियर कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या सब है आज ज्योग्राफी में, कि संसाधन को परिभाषित करें। आज पहला अध्याय में क्या, भारत संसाधन एवं उपयोग फर्स्ट अध्याय है। आज पहला अध्याय का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को डील कर लेते हैं और सब VVI है। देखते हैं संसाधन को परिभाषित करें तो संसाधन किसे कहते हैं, यानी परिभाषित परिभाषा तो संसाधन को, संसाधन किसे कहते हैं तो क्या आप देंगे, संसार के वे सभी पदार्थ या संसार के समस्त जैव एवं अजैव पदार्थ जिसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। तो ये भी परिभाषा दे सकते हैं, ढेर क्वालिटी से संसाधन का परिभाषा दे सकते हैं। तो और भी कह सकते हैं, संसाधन को परिभाषित करने के लिए एक परिभाषा और भी दे सकते हैं कि पर्यावरण के वे सारे अवयव जो विद्यमान तकनीकी की सहायता से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। तो यानी बात वही गया। एक और कह सकते हैं, अथवा मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसार के समस्त जैव एवं अजैव पदार्थों को संसाधन कहते हैं। ये भी हुआ। अब देखो दूसरा में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्यों। प्राकृतिक संसाधन अब संसाधन में देखो, प्राकृतिक संसाधन में क्या सब आ जाता है ये बताना है कि प्राकृतिक संसाधन में क्या सब आता है। मैदान, पहाड़, यानी मानव जिसको नहीं बनाया, ईश्वर द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया। तो सूरज को हम बनाए हैं, आप बनाए हैं, सूर्य, तारे, ग्रह, पठार, मैदान, ये सब। तो यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का क्या अर्थ होता है, बचाव। संरक्षण का मतलब बचाव। तो यानी प्राकृतिक संपदा जो है उसका बचाव करना। आज प्राकृतिक संपदा की इतनी बड़ी क्षति हो रही है जिस पर मानव तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका परिणाम खुद भुगत रहा है। और आगे के समय में ऐसा विनाशकारी समय आएगा कि यूं मानव की सृष्टि का अंत हो जाएगा। वैसे तो समस्त जीव प्राणी की सृष्टि का अंत होने वाला है, ऐसा अब समय आ रहा है। अभी देखो इतनी महामारी, इतनी बड़ी रोग, इतनी बड़ी समस्या का समाधान यानी करते करते कितना अनुसंधान विभाग परेशान है, दिन रात शोध हो रहा है, लेकिन एक बीमारी का कमांड कंट्रोल किया जाता है, दूसरा तुरंत उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक धरोहर की भारी मात्रा में विनाश, भारी मात्रा में क्षति हो रही है। तो यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के अंतर्गत क्या सब आ जाता है। आज मिट्टी पर सवाल करते हैं तो आज मिट्टी जो है, मिट्टी का क्या स्थिति है, मिट्टी का दुरुपयोग हो रहा है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है, और भी है प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत जीव प्राणी जो है उसका भी बहुत, ये मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी किसी भी जीव प्राणी को हत्या करते जा रहा है, जंगल की कटाई है, वन संपदा का क्षतिग्रस्त हो रहा है। और जंगलों की कटाई से जानता है कि विषैला से विषैला जीव प्राणी जंगल में निवास करता था और भारी मात्रा में वृक्ष रहने से भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता था और ये कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य विषैले गैस को अवशोषित कर लेते थे जीव प्राणी, प्लस ये पेड़ पौधा। आज वो सब चीज की कमी होती जा रही है और मानव की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें डिटेल्स में ये कह सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अति
उपयोग किया जा रहा है, अति उपयोग, यानी जितना नहीं करने का उसे ज्यादा उपयोग करता जा रहा है। और कहता है यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर चला गया है। कई संसाधन ऐसा है कि यह समाप्ति के कगार पर जाता जा रहा है। अभी जो कारखाना सब है, पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज संपदा है उसका भारी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। खनिज तेल था, खनिज तेल है, कोयला है, सोना है, लोहा है, ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है ना, खनन के माध्यम से ये सब निकाला जाता है। तो कहता है अतः सतत पोषणीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जाए। ये हमारे लिए बहुमूल्य है एवं इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। आज लाखों वर्ष लगता है। कोई भी मानो कोयला 2 रोज में कोयला नहीं तैयार हो सकता, लाखों वर्ष लग जाता है। अभी पेट्रोल खनिज तेल पर यदि सवाल करते हैं, खनिज तेल में लाखों वर्ष लग जाता है। लेकिन इतनी घनी जनसंख्या हो रही है और गाड़ी की बढ़ती हुई, वाहन की बढ़ती हुई जनसंख्या जो प्रदूषण को प्रदूषण कर रही है, वायु प्रदूषण कर रही है, ध्वनि प्रदूषण कर रही है, इसके साथ साथ जल प्रदूषण तो हो ही रहा है, जल प्रदूषण भी है, यानी तीनों प्रदूषण इसमें शामिल हो रही है, तीनों प्रदूषण में बढ़ावा मिल रहा है। तो वही जी कहता है कि यदि संसाधन संरक्षण पर कई नेताओं और चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसमें महात्मा गांधी का उल्लेखनीय योगदान है और अन्य नेताओं का भी योगदान रहा है। अभी संसाधन क्लियर हुआ, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण ये क्लियर हो गया कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। अब कहता है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है संरक्षण, ये भी वही बात है कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन को बचाना, संरक्षण का मतलब बचाव करना। अभी के तौर पर अपना लोग को उसमें सुधार क्या सब करना चाहिए। पानी का अति दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज इतनी मात्रा में पानी का दुरुपयोग हो रहा है जिससे जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। और इतना ही संसाधन में और सवाल है। खनिज तेल का इतना दुरुपयोग हो रहा है वाहनों के द्वारा। हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, वाहनों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण प्लस वायु प्रदूषण, 2 प्रदूषण हो रही है। जल प्रदूषण तो हो ही रहा है। और इसमें कहता है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का सृष्टिकर्ता नहीं है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का सृष्टिकर्ता नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का वो निर्माण वो नहीं कर सकता है, अनुकिया है कभी। तो वही जी कहता है कि इसीलिए मानव प्राकृतिक संसाधनों को पूंजी समझकर उपयोग करे। मानव प्राकृतिक संसाधनों को पूंजी समझकर उपयोग करे। और कहता है इसका तात्पर्य है कि संसाधनों के उपयोग में कम से कम दुरुपयोग हो। यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है अथक प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम दुरुपयोग हो। ये हर वक्त हम सबसे मेन पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि हर मानव को ये समझ आनी चाहिए कि यदि हम जिस चीज को का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो उसका विनाश नहीं करना चाहिए। आज निर्माण करे कि नहीं करे, विनाश की ओर पूरा का पूरा जोर लगा दिया है। खनिज तेल क्या निर्माण कर सकता है वो, लेकिन अति दुरुपयोग हो रहा है जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। प्रदूषण से रोग की समस्या बढ़ रही है, फिर तुम्हारे सर पर आकर के गिरता है, सारा प्रॉब्लम तुम्हारे ही सर पर गिरता है। तो ये क्या है, इसीलिए कहना है कि यानी संसाधन का संरक्षण बचाव करने से ये सारा जो है कहता है। और कि संसार की आबादी का कहता है संसार की आबादी का सबसे बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है। लेकिन कहता है कृषि कार्य के लिए मानव भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। इन संसाधनों का अब कहता है मिट्टी पर सवाल आता है। मानव संसाधन के रूप में फसल उत्पादन करता है, फसल उत्पादन के जगह क्या सब कर रहा है, मिट्टी का दुरुपयोग। अब देखो क्या कि चिमनी है वो हाँ, इसमें और कहने का तात्पर्य था
कि संसाधन संरक्षण का इस पर और कुछ बच गया था बोलने का कि यदि हम संसाधन का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, बचाव नहीं कर सकते हैं, निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो अति दोहन नहीं करना है, प्रयास करना है कि विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग इसका किया जाए, जिसे संसाधन संरक्षण में विशेष जोर दिया जाएगा। संसाधन का संरक्षण हो पाएगा, बचाव हो पाएगा। और विशेष देखो, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर एवं बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी किससे करते हैं, बांगर किसे करते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो यानी कहने का मतलब है खादर, खादर किसे कहेंगे? खादर कहता है कि नई, कहता है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। कहने का मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी, नई का मतलब कि न्यू मिट्टी, जो जल को उड़कर आया हुआ मिट्टी जो आता है, बाढ़ के द्वारा मिट्टी आता, बाढ़ में आता है ना घुल करके मिट्टी, और किसी जगह जो है पूरा का पूरा परत एक बन जाता है। किसी भी क्षेत्र को जो है ना पूरा का पूरा मिट्टी से ढक दिया जाता है बाढ़ के रूप। इसीलिए जो है इसका कहने का तात्पर्य है कि पुरानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। या एग्जाम्पल में देंगे कि यानी खादर मिट्टी कहाँ कहाँ है? खादर मिट्टी में जो है उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण बनता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत इसमें कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर या बाढ़ से नहीं आती है, बाढ़ के माध्यम से यह मिट्टी नहीं आती है बांगर। यह जो है कहता है कि यह मिट्टी जो है बंगाल आती है, महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है बांगर का। अब कहता है इसमें और कि नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का वर्णन करें। तो नदी घाटी परियोजना किन्हीं दो लाभों का वर्णन करने में कहता है कि नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है, और जिससे वर्षा भाव के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। जहाँ अब मानो कि नहर बनाने से वर्षा का अभाव जहाँ जिस क्षेत्र में हो जाती है, तो नहर के माध्यम से सिंचाई के रूप में उपयोग में आ जाता है। तो यही कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना जब तैयार हो जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट नदी पर लगाया जाता है, तो ढेर सारी लाभ है, एक नहीं। अब मानो कि नहर का सवाल आया, तो नहर से सिंचाई भी हो रही है। और कह रहा है कि बाढ़ की रोकथाम करना तथा मिट्टी के कटाव को रोकना, बाढ़ का रोकथाम भी हो रहा है। नहर बनाने से आज कोसी जो है बिहार का 100 कोसी को कहा जाता है। यदि वही कोसी बांध नहीं बनाया जाता और कोसी बांध को कमांड करने के लिए छोटी छोटी ढेर नहरें निकाली गई है, और नहरों को सभी क्षेत्रों में फैला करके कृषि के रूप में कृषि क्षेत्र में फैला दिया गया है, और नहरों की पानी को सिंचाई के लिए हर क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, तो पानी का भी कंट्रोल होता है, सिंचाई भी हो जाती है, बांध भी कंट्रोल रहता है, पानी का भी स्टोरेज पावर ठीक रहता है। नहीं तो सीधा का सीधा बाढ़। आज सूख क्यों कहा जा रहा है? बिहार का सूख इसीलिए कहा जा रहा है ना कि जो है डायरेक्ट यदि पानी खुलती थी तो सीधे पूरे क्षेत्र में फैल जाता था, जिससे जो है जन धन सब चीज क्षतिग्रस्त हो जाता था। आज बांध के माध्यम से, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से, नदी के माध्यम से, नहर के माध्यम से, छोटी छोटी नहर बना करके, डैम बना करके उस माध्यम से सिंचाई का काम किया जा रहा है। इससे ढेर लाभ हो रही है। तो वही नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं दो लाभ, तो नदी घाटी परियोजनाओं के दो लाभ क्या हो गया? नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं, और कहता है कि बाढ़ का रोकथाम करना, बाढ़ का रोकथाम हो गया, और मिट्टी के कटाव को भी रोकना। ये अब कहता है, अब तीसरा है क्या कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। भारत की नदी में प्रदूषण क्यों हो रही है? भारत की नदी
प्रदूषित क्यों हो रही है उस पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है कि कहता है कि नदियों की, कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण का कारण ये है, कहता है नगरों के कूड़ा करकट मल आदि को निकटवर्ती नदियों तालाबों में गिराया जाना, कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ को नदी में खोल दिया जाना, यानी नालीकरण जो है, शहरीकरण, जहाँ भी शहरीकरण क्षेत्र में है नालीकरण किया जाता है, सभी नालीकरण के माध्यम से सभी कारखाना के कचरों को सीधा कनेक्टेड करके सीधा डाल दिया जाता है नदी के मुहाने में, वो नदी में जा करके गंदी कर देती है नदी को। और कहता है मृत जीव जंतुओं, यानी कोई भी जीव प्राणी मरता है तो उसको नदी में फेंक दिया जाता है। पहले क्या होता था, पहले दाह संस्कार कौन किया जाता था, सीधे नदी में फेंक दिया जाता था। पुराना काल में हैजा आता था, वो सब बहुत मरता था लोग, तो वैसे नदी में फेंक दिया जाता था। और जीव प्राणी भी, बहुत जीव प्राणी मरता था, जानवर भी मरता था, गाय भैंस ये सब बहुत कुछ। तो उसको क्या करता था पहले आदमी, खींच करके सीधे नदी में डाल दिया जाता था। तो इसे आज भी वही समस्या, आज वो नहीं है तो आज तीसरी बीमारी उत्पन्न हो गई है। क्या कि उद्योग कारखाना इतना खुल गया है जिसका मल, सभी मल को जो है शहरीकरण, जब से भारी मात्रा में शहरीकरण नगरीकरण होना शुरू हो गया है, वह सारा का सारा मल को इस रास्ते के माध्यम से या ये नालीकरण के माध्यम से सीधे नदी में डाल दिया जाता है, जिससे नदियां दूषित होती जा रही है। और कहता है कि बढ़ती आबादी और जीवन शैली, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़काव करना। अभी यदि किसी भी नदी या तालाब में कोई कीटनाशक दवाई डाल दिया जाए तो उसमें जो भी जीव प्राणी होगी सब मर जाएगी, तो उस मरने के बाद फिर पानी दूषित, जल दूषित होता है। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये भारत की नदियों के प्रदूषण के बारे में ये क्लियर हुआ। अब कहता है उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के को उदाहरण स्पष्ट करें। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के, कहता उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकारों का उदाहरण स्पष्ट करें। तो उपयोगिता के आधार पर क्या बताए थे? नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सके। इसका एग्जांपल में क्या बताए थे? सौर ऊर्जा और कोयला तो नवीकरणीय आ जाएगा। तो ये सूर्य प्रकाश भी है। आप देखो इसमें और उपयोगिता के आधार पर तो वो नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग मात्र जीवन में एक बार किया जा सके। तो जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, किरासन तेल है, ऐसे ऐसे। यानी लकड़ी भी, लकड़ी को जला देने के बाद फिर लकड़ी को प्राप्ति नहीं होगी। तो ये हो गया और नवीकरणीय में, या दो हो गया। अब कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकारों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार में क्या सब है? क्या बताए थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। प्रथम क्या था स्वामित्व के आधार पर? तो क्या था? हम लोग जवाब दो। 4 संसाधन बताए थे, हम लोग बताओ। तो एक क्या था? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये सब बता दिए थे, ये नहीं बताए। तो अब कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत वैसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, वह व्यक्तिगत संसाधन। जैसे दुकान है, घर है, ये सब है, चापाकल है, ये सब जो है स्पेशल कोई अपना रखता है
की गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी है, हमारा गाड़ी मेरा गाड़ी। और इसके अलावा और देखो, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप में किया जाता है। हॉस्पिटल होगा, सरकारी विद्यालय होगा, तो विवाह भवन हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब क्या है? वह सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत ये सब आ जाता है। समझ रहा है ना? और देखो इसके बाद क्या बताए? व्यक्तिगत बता दिए, सामुदायिक बता दिए, और राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग राष्ट्र पूरे राष्ट्र करता है, पूरे राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। इसमें जनता प्लस सरकार, इसमें जनता और सरकार दोनों उसका उपयोग करती है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग सरकार के अलावा विदेश भी इसका उपयोग करता है। अब देखो नेशनल हाईवे है और इंटरनेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में क्या सब है? नेशनल हाईवे में आम पब्लिक भी करता है इसका उपयोग, और सरकार भी इसका उपयोग करती है। और अंतर्राष्ट्रीय सेवा में, अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो है यह विदेश वहां से जो मानो कि रेल परिवहन है, इंटरनेशनल स्तर पर परिवहन है, वायु परिवहन है, ये सभी जो है। और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी आ जाता है। तो ये सभी हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब कहता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार का मिट्टी पाई जाती है। तो क्या बताए थे? भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियों के अंतर्गत क्या सब आ गया था? जलोढ़ मिट्टी, क्या सब? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, वो सर पीली मिट्टी भी होता है। पीली मिट्टी होती है, हाँ सर, चिकनी मिट्टी होती है। यानी कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, ये सभी हो गया। आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है 10वां क्वेश्चन के अलावा जो है अब ये क्लास समाप्त हो रही है। अब अगला क्लास में अभी जो हम फिर क्लास शुरू करेंगे, जो उसमें क्या बताया जाएगा? मात्र ट्रिक चलेगा। ट्रिकली जो है 10 ट्रिक फिर सवाल अभी शुरू करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।